एसएससी ने साल 2024 की पहली वैकेंसी रिलीज कर दी है। नोटिफिकेशन आया है, आप लोगों ने अगर देखा नहीं होगा तो इसका जो लिंक होगा मैं नीचे दे दूंगा। पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप डिटेल में पढ़ पाएंगे। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हैं वो समझेंगे नोटिफिकेशन के। सबसे पहली बात कि एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है, 26/2/2024 से। और आखिरी लास्ट डेट है 18/3/2024। और ये एडवाइस किया गया है कि आप इससे बहुत पहले फॉर्म भर लें, क्योंकि आखिरी के समय में वेबसाइट वगैरह हैंग हो जाती है ज़्यादा लोड होने की वजह से। लास्ट डेट जो होगी वो होगी 18/3/2024, और रात के 11 बजे के बाद आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर ऑनलाइन फी पेमेंट की बात है तो 19/3/2024 रात के 11 बजे तक लास्ट डेट है। और यहाँ पे विंडो होगी फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन। कुछ अगर करेक्शन आपके हिसाब से रहता है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए 3 दिन का समय रखा गया है, 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक। 22, 23, 24 3 दिन तक आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मतलब कंप्यूटर पे ही आपको एमसीक्यूज रहेंगे, टिक करना होगा। और ये अभी टेंटेटिवली 6 से 8 मई 2024 के लिए रखा गया है। बाकी हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पे संपर्क कर पाएंगे। तो चलिए समझते हैं नोटिफिकेशन की क्या खास बातें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कितनी वैकेंसीज हैं और इसकी क्या सैलरीज हैं। तो वैकेंसीज यहाँ पे टोटल 2049 है। 489 डिफरेंट पोस्ट है। वैकेंसीज बहुत सारी हैं, मैं यहाँ पे आपके सामने लगा दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं इकट्ठा किसी एक डिपार्टमेंट में 2049 वैकेंसीज हैं। हर एक डिपार्टमेंट, किसी में 1 है, किसी में 4 है, किसी में 6 है, किसी में 11 है, ऐसे वैकेंसीज हैं। तो 489 डिफरेंट पोस्ट हैं और 2049 वैकेंसीज टोटल होकर के आ रही है। पे लेवल इसमें क्या है, हर एक डिपार्टमेंट में अलग लेवल पे जॉब है। तो लेवल 1 की भी जॉब है जो एमटीएस वगैरह में आती है, लेवल 8 तक की यहाँ पे जॉब मिल रही है। तो अगर हम मिनिमम सैलरी की बात करें जो कि जेड सिटी के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो 36,000 कम से कम, मतलब अगर कोई इसमें सेलेक्ट होगा, एमटीएस पे भी जाएगा तो वो 36,000 समथिंग रुपीज पाएगा। और उसी में मिनिमम अगर बात करें तो 86,000, लेवल 8 की अगर पोस्टिंग होगी तो वो 86,000 समथिंग का उसको पैसा मिलेगा। और अगर यहीं पे अगर हम सिटी एक्स की बात कर लें तो उसमें ये जो 86,000 है ये कहीं जाकर के 96-97 हजार रुपए बनेगा। तो काफी अच्छी सैलरीज भी हैं इसमें। लेकिन चूंकि ये वाला जो पार्ट है ना, 489 डिफरेंट पोस्ट हैं, फिर उसमें बहुत सारा फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे बहुत दिमाग खराब करने वाली चीजें होती हैं। इसको भी लेकर के प्रयास करूंगा वीडियो बनाकर थोड़ा इसको शॉर्ट आउट करूंगा आपके लिए। फिर आगे अगर मैं बात करूं कि जो एज रिलैक्सेशन है या रिजर्वेशन है या फी कंसेशन है, उनके लिए जो डेट्स हैं वो क्या क्या रखी गई हैं। सबके लिए डेट एक ही है, चाहे वो SC ST एप्लीकेंट हो, चाहे ओबीसी एप्लीकेंट हो। ओबीसी में ध्यान रखिए क्रीमी लेयर से बाहर आना चाहिए। वो डेट रखी गई 18/3/2024, मतलब जो भी आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, फॉर्म जो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना है, वो सब कुछ 18/3/2024 से पहले का होना चाहिए। अगर इसके बाद जैसे आपसे मांगा गया ओबीसी का सर्टिफिकेट और आपने आखिरी समय पे जो सबमिट किया सर्टिफिकेट, उसकी डेट कहीं 18 मार्च की जगह 20 मार्च की निकली, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब वो कंसीडर नहीं किया जाएगा आपका कि आपको किसी तरह की रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। सेम केस SC ST एप्लीकेंट्स के लिए भी यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम चीजें हैं कि आपका जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 18/3/2024 से पहले का होना चाहिए। अब उससे के बाद का अगर बनवा रहे हैं तो फिर कंसीडर नहीं होता है। फिर अगर हम आगे बात करें एलिजिबिलिटी की, पहली एलिजिबिलिटी नेशनलिटी की है, जो जिसमें कोई चेंज नहीं, जो हर एक फॉर्म में रहता है वो सारी चीज़ें कि इंडिया के सिटीजन हो, नेपाल के सब्जेक्ट हो, वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं। आपको ज़्यादा टेंशन इसमें नहीं लेना। फिर आगे अगर हम बात करें वो है क्या, एज। एज की तो टेंशन है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज, एज कैलकुलेट कहाँ से हो रही है, 1/1/2024 से। मतलब 1 जनवरी 2024 को आपकी एज कितनी होगी इसके अनुसार यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि डिफरेंट यहाँ पे पोस्ट हैं, तो हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। जैसे कुछ हैं जो 18 से 25 तक की एज मांग रहे हैं, कुछ हैं 18 से 27, 18 से 28, 30, 35, मतलब जो इंटर वाली एज है वो तो 18 साल है, लेकिन जो मैक्सिमम एज है वो 25, 27, 28, 30, 37, फिर 25, 27, 28, यही सब अलग अलग आपकी यहाँ पे पोस्टें हैं। 25 से लेकर कुछ में है, जैसे अच्छा एक पोस्ट है जिसमें 18 नहीं बल्कि 25 से 30 तक भी मांगा गया है। तो इसमें ये जो डेट बताई गई है ना, इसके अनुसार आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल है। जैसे मान लीजिए वो डेट आ रही है 18 से 25 वाली, तो अगर आपका जन्म 2/1/1999 से पहले या फिर 1/1/2006 के बाद हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे।
तो इस तरह आप कैलकुलेट कर पाएंगे अपनी डेट को। तो ये ध्यान रखिएगा, डेट वाला जो क्राइटेरिया है ये हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, कुछ एक सेट पैटर्न नहीं है कि 18 से लेकर के 30 साल तक कर दिया गया। बाकी रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि इसके साथ सब कुछ वैसा ही, जो रिलैक्सेशन जैसा मिलता है वो एकदम वैसा ही है, हर बार जो मिलता है वही सेम चीज़ है। आगे अगर हम बात करें कि डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए क्या मांगा जाएगा, तो उसके लिए मैट्रिकुलेशन मतलब 10th की आपकी मार्कशीट हो, सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट हो या कोई इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो, उसी को माना जाएगा एलिजिबिलिटी के प्रूफ के तौर पे। कुछ और आप दिखाएं, राशन कार्ड वगैरह दिखा दें या कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो नहीं माना जाएगा। मतलब 10th जो आप पास होंगे उसी में ज़्यादातर बच्चे इसी में फॉलो करेंगे कि 10th के सर्टिफिकेट में जो आपकी एज होगी उसी के अनुसार आपकी एज मान लीजिएगा। आप कहें आधार कार्ड मेरी एज इतनी है, तो वो नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए ध्यान रखिएगा, एसएससी ने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च करी, जिन बच्चों को नहीं पता है अब इसी वेबसाइट पे सारे फॉर्म फिल होंगे ssc.gov.in। इसके लिए आपको फिर से OTR करवाना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, लॉगिन करके आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है 18 मार्च 2024 रात के 11 बजे। फिर यहाँ पे एक बात और समझिएगा, कैंडिडेट शुड अप्लाई ओनली वंस फॉर वन कैटेगरी ऑफ पोस्ट, कि एक कैटेगरी के लिए केवल एक बार ही आप अप्लाई कर पाएंगे। मतलब इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो ऐसा नहीं कि एक ही कैटेगरी के लिए आप अलग अलग अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें ये है, जैसे मान लीजिए कुछ पोस्ट हैं, अभी यहाँ पे जो पोस्ट अगर आपको शुरुआत में याद हो, तो इसमें कुछ पोस्ट हैं जिसमें 10th तक की डिमांड है, कुछ में 12th है, और कुछ में क्या है ग्रेजुएशन है। तो ऐसे अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है। तो अगर चाहें तो आप 10th वाले भी पोस्ट भर सकते हैं, 12th वाला भी पोस्ट भर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाला पोस्ट भी भर सकते हैं। तो इनके लिए आप अलग अलग ऐसे पोस्ट भर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपको 3 दिया गया है इसमें से कोई एक ही भर सकते, नहीं। 10th वाला जो भरेंगे, 12th वाला जो भरेंगे, और ग्रेजुएशन वाला जो, अब 10th में जितनी डिफरेंट पोस्ट है आप सब भर सकते हैं। हर एक पोस्ट के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा, और 10th के लिए जितनी अलग अलग पोस्ट आप भरेंगे उनको सबको सम्मिलित करके आपको यहाँ पे जो Tier 1 एग्जामिनेशन होगा देना होगा, और इसी के आधार पे आपको कॉमन कैंडिडेट कहा जाएगा। मतलब कि 10th के लिए मान लीजिए आपने 4 पोस्ट भरी है ना, 4 पोस्ट भरी है, तो यहाँ पे इस 10th की 4 पोस्ट के लिए आपको 4 Tier 1 नहीं देना होगा, बल्कि इनको कॉमन मिलाकर के एक Tier 1। इसी तरह 12th के लिए, इसी तरह ग्रेजुएशन के लिए होगा। यहाँ पे करेक्शन वाली विंडो के लिए टाइम बता ही दिया था मैंने शुरुआत में, सेम चीज वैसे ही है। हम आगे बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो 100 रुपये लगेंगे। किसके लिए? जो नीचे वाले क्राइटेरिया हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, मतलब वुमेन कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, PWBD हैं, ESM हैं, तो इनको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जितने लोग हैं उनको 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और कि ऑनलाइन फी जो है वो 19/3/2024 तक पेबल है, रात के 11 बजे तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, यहाँ भी आपको लिस्ट में दे दूंगा कि यहाँ पे आपको ऐसा नहीं कि हर एक सिटी में सेंटर मिलेगा, हर एक रीजन बनाए गए हैं, हर एक रीजन में कुछ शहर आपको मिलेंगे, उसी शहर में आपको सेंटर मिलेगा। और यहाँ पे बताया गया है कि आपको 3 सेंटर चूज करना है इन द ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी। मतलब मान लीजिए कि आप मान लीजिए आप लखनऊ के रहने वाले हैं, तो आपने लखनऊ पहले पोस्ट ये फिल कर दिया। फिर उसके बाद इसका अगर आपने पहले फिल किया, इसका मतलब आप चाहते हैं कि अगर मुझे कहीं सेंटर मिले तो सबसे पहले सिटी क्या हो? लखनऊ, फिर कोई सेकंड सिटी, फिर कोई थर्ड सिटी, ऐसे करके आप 3 सेंटर आपको यहाँ पे प्रियोरिटी के आधार पे फिल करने होंगे, और उसी में से आपको सेंटर यहाँ पे मिलेगा, और इसको बाद में चेंज नहीं किया जाएगा। और ये जो होगा लिखा है, देखिए कि कैंडिडेट में केयरफुली नोट दैट रीजन फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वंस ऑप्टेड वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट। मतलब जितने भी आप भरना चाह रहे हैं किसी भी कैटेगरी के लिए, जो पहला आप भरेंगे उसमें जो भी आप रीजन सेलेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल द सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन अक्रॉस द रीजन, कि उस रीजन के लिए जितने भी एप्लीकेशन होंगे सबके लिए वो क्या हो जाएगा? फ्रोजन हो जाएगा। मतलब फिर आप रीजन नहीं चेंज कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सेंटर ध्यान से भरिएगा, इतनी बड़ी वैसे चीज नहीं है, बस ध्यान रखिएगा बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे सेंटर भरने के बाद। फिर अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, कैसे एग्जाम होगा और क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपके 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। सबसे पहले है जनरल इंटेलिजेंस, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। मतलब ये क्या है? रीजनिंग वाला पार्ट है आपका। तो यहाँ पे सब में 25 क्वेश्चन होंगे, सबके नंबर क्या है? 50 है। मतलब एक क्वेश्चन का 2 नंबर है। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक स्किल्स होंगे, बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स 10 तक की, और इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज। तो ये टोटल है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा है कि 100 क्वेश्चन होंगे,
और इनके लिए टोटल जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 100 मार्क्स होंगे। समय कितना दिया जाएगा, एग्रीगेट समय दिया जाएगा 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे टोटल समय दिया। स्क्राइब अगर यूज करें तो 80 मिनट, वो एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं कि क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हुई, यस। नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी, 1/4, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 0.5 मार्क क्या होंगे, ईच रॉन्ग नंबर के काटे जाएंगे, मतलब तुक्का मारने के सोच रहे हैं तो नहीं मार सकते। दूसरी बात, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि अगर आप भर रहे हैं मैट्रिकुलेशन वाली पोस्ट के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए, 12th के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, अब उससे तो आपको 3 टीयर के एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो 10th वाला मिलेगा, 12th वाला मिलेगा और ग्रेजुएशन वाला मिलेगा। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका एक टीयर का एग्जाम आप दे पाएंगे, मतलब आप इसमें 3-4 पोस्ट 10 पोस्ट अप्लाई कर दीजिए, लेकिन कॉमन मिलाकर के ग्रेजुएशन के लिए आपको एक ही टीयर 1 का एग्जाम देना, तो मतलब मैक्सिमम आप 3 टीयर 1 के एग्जाम दे सकते हैं अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी के अनुसार। फिर यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि जो मार्क्स स्कोर होंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन 6, 7, 8 ऐसे रखा गया है, अलग अलग शिफ्ट में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा ताकि किसी को बेनिफिट ना मिले, किसी को ऐसा ना लगे कि हमारा पेपर टफ आया था तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। और वो जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया गया वही सेम प्रोसेस होगा, और उसके आधार पे फिर फाइनल मेरिट या फिर कट ऑफ जो है वो डिसाइड करे जाएंगे। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जैसे टाइपिंग, डेटा एंट्री, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, etc। मतलब कि ये जरूरी नहीं कि हर एक पोस्ट में आपको कोई स्किल टेस्ट होगा ही, जिसमें जिसमें एलिजिबल है कि अच्छा आप टीयर 1 के बाद आपको स्किल टेस्ट देना है, तो वो जो है इसके बाद यहाँ पे होगा। और यहाँ पे लिखा गया है कि केवल क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इसका नंबर तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब पास करना पड़ेगा। अगर आपने टीयर 1 पास कर लिया किसी पोस्ट के लिए और आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपलोड करने के बाद, और आप इसको पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप पास कर ले जाते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे, फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज, उसमें आप आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आगे हम बात करते हैं कट ऑफ का क्या यहाँ पे सिनेरियो है। पहली चीज तो सेक्शनल कट ऑफ ऐसा होता नहीं है कुछ कि आपको हर एक सब्जेक्ट में, हर एक सेक्शन में आपको कुछ ऐसे नंबर लाने हैं। ओवरऑल कट ऑफ के आधार पे बात होती है। लेकिन एक बात यहाँ पे और भी है कि इसको देख करके बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या 30% अनरिजर्व के लिए रहेगा, ओबीसी डब्ल्यूएस के 25% लाएंगे हम पास हो जाएंगे क्या? ये मिनिमम क्राइटेरिया है। मिनिमम क्राइटेरिया का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कहीं पर किसी डिपार्टमेंट के लिए 10 पोस्ट हैं और उसमें जो क्वालिफाइंग करने वाले जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो 5 बच्चे हैं टोटल कुल मिलाकर के। अब वहां पे जो 5 बच्चे हैं वो पांचों बच्चे ऐसे हैं जिनके जो अब टोटल 200 नंबर है और उनके मान लीजिए 50 नंबर ही आए, अनरिजर्व कैटेगरी के हैं 50 ही नंबर आए, तो ऐसा नहीं होगा कि उन 50 में से जो टॉप के 5 होंगे उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, नहीं, या जो टॉप के 10 होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, नहीं, तो वो सेलेक्ट नहीं ही होंगे। मतलब इतने नंबर तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे 30%। ये वो क्राइटेरिया नहीं है कि इतने बस आपको हमको सर केवल 60 ही नंबर के लिए पढ़ना है, ये तो बेटा मिनिमम है। मतलब इससे नीचे गया तो फिर फॉर्म भरने का भी क्या फायदा है, ऐसी वाली बात है, तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पे है, कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है इसमें, जैसे लिखा है कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच कैटेगरी ऑफ पोस्ट। भाई अगर आप भरना चाहते हैं, जैसे आप अगर 10th के लिए भरना चाह रहे हैं कि अच्छा आप उसमें 4 पोस्ट भरेंगे, तो आपको हर एक 4 पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करना होगा। फिर से मैं बता दूं, 10th के 4 पोस्ट के लिए आपको 4 फॉर्म भरने पड़ेंगे, लेकिन इनका जो एग्जाम होगा वो आपको सिंगल एग्जाम ही देना पड़ेगा। सेम कहानी 12th की है। 12th के लिए मान लीजिए आपने 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, लेकिन इनका एग्जाम क्या होगा, सेम होगा 12th का। तो 10th का 12th का 2 अलग अलग एग्जाम, लेकिन इनकी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट है उनका सेम एग्जाम करके कॉमन कैंडिडेट बनाया जाएगा और सेम एग्जाम होगा। लिखा गया है द क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी 1/1/2024, ये तो बता ही दिया मैंने। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये मतलब जो सर्टिफिकेट आपसे मांगे जा रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए, ग्रेजुएशन अगर आप डिग्री वगैरह मतलब पास कर रहे हैं या 10th 12th पास कर रहे हैं, तो सब कब से काउंट होगा, 18/3/2024 से। इससे पहले ही आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, अगर इसके बाद आएगा तो वो फिर आप एलिजिबल नहीं रह पाएंगे। द एप्लीकेशन मॉड्यूल हैज बीन डिजाइन टू कैप्चर लाइव, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब क्या है कि आप जैसे पहले फोटो अपलोड कर देते थे, अपनी आप से अपलोड करने को कहा जाता था 50 के बीच होनी चाहिए, अपलोड कर देते थे आप, लेकिन अब क्या है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी जो फोटो होगी वो लाइव कैप्चर होगी। लाइव कैप्चर का मतलब कि जब आप फॉर्म भर रहे होंगे, आपका जो
जो सामने वेबकैम होगा वही ओपन होगा और उसी समय आपकी फोटो खींची जाएगी। और इसके लिए कुछ डिटेल में डायरेक्शन भी दे रखे हैं नोटिफिकेशन में, उसको देख लीजिएगा कि आपका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, आपके फेस पे सही लाइट पड़नी चाहिए कि आप पूरी तरीके से दिख रहे हो। स्पेक्टिकल्स अगर आप चश्मे लगाते हैं तो नहीं लगा रहने चाहिए, किसी तरह का फैशन नहीं होना चाहिए टोपी भी लगा करके फोटो खिंचवा रहे हैं, आड़ी तिरछी फोटो खिंचवा रहे हैं या पोज मार कर फोटो खिंचवा रहे हैं, वो सब एलिजिबल नहीं होगा। तो ऐसे लाइव फोटो कैप्चर होगी जिसके थ्रू ये पता चल पाएगा कि कई बार बच्चे होते हैं ना कि आज से 1 साल पहले फोटो खिंचाए थे, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ी रख रखे हैं, उसके बाद एग्जाम देने जा रहे हैं तो पूरे एकदम क्लीन शेव होकर के जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अच्छा ये तुम्हारी पुरानी फोटो थी सर। तो पहचान होना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें करी जा रही है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा लाइव फोटो खींचेगी। फिर आगे अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कैसे होगी टीयर 1 के बाद, मतलब टीयर 1 आपने एग्जाम दे दिया तो अब ऐसा तो है नहीं कि जब आपने एग्जाम दे दिया तो बस आप पास ही हो जाएंगे, तो उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग हुई कैसे होगी। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया कि अगर जिस पोस्ट के लिए 5 वैकेंसीज हैं, है ना, जिस पोस्ट के लिए 5 वैकेंसीज हैं तो उस पर 1:30 का रेशो, मतलब मान लीजिए कि उस पोस्ट के लिए चार पोस्ट हैं तो उसके लिए कितने बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उसके लिए बच्चे बुलाए जाएंगे इसका 30 गुना, मतलब कितने 120 बच्चे बुलाए जाएंगे। फिर उनका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, स्किल टेस्ट अगर है तो वो होगा और उसमें पास हो जाएंगे, फिर फाइनल मेरिट टेस्ट उनकी तैयार होकर के आएगी, फिर सिलेक्शन प्राप्त होगा। तो ऐसे ही अगर 5 से ज्यादा वैकेंसीज हैं लेकिन लिखा गया है फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट टू मिनिमम 150, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1:15 कर लिया है। और जो वैकेंसीज रिजर्व्ड है पीडब्ल्यूबीडी, पीडब्ल्यूबीडीएस, अदर ईएसएम कैंडिडेट के लिए, या फिर यहाँ पे लिखा गया ऑल पीडब्ल्यूबीडीज, बीडीएस, अदर ईसीएम कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइंग विद द मिनिमम कट ऑफ क्राइटेरिया आर टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्क्रूटनी पर्पज, को स्क्रूटनी पर्पज के लिए शॉर्टलिस्ट किया ही जाएगा। तो स्क्रूटनी पर्पज के लिए अगर 5 से कम है तो 30 गुना बच्चे, 5 से ज्यादा वैकेंसीज हैं तो 15 गुना बच्चे बुलाए जा रहे हैं। तो ये अगर हम कहें मोटा मोटा जो इसका क्रक्स है वैकेंसीज का कि क्या वैकेंसीज हैं, बहुत सारे इसमें डिफरेंट पोस्ट हैं, कैसे फिल करना है, क्या क्या क्राइटेरिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हर एक एग्जाम के लिए, जैसे 10th के लिए, 12th के लिए और ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम होगा टीयर 1 का, उनका जो सिलेबस है वो भी अलग अलग दिया हुआ है। सिलेबस की मैं आपको वीडियो फिर से अपलोड कर दूंगा बना करके कि क्या क्या इनका सिलेबस है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें, सबका अलग अलग सिलेबस है। थोड़ा बहुत बस लेवल का अंतर होता जाता है, जैसे 10th में क्या मैथ आएगी, 12th में क्या आएगी, ग्रेजुएशन के लेवल क्या आएगी, वो आपका रहेगा। तो वो मैं आपको बता दूंगा इसी नोटिफिकेशन में, आप खुद भी देख पाएंगे। तो वो मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मिलती रहे वीडियो। बाकी जो पोस्ट वाला सिनेरियो है उसको भी, उसका जो डाउट है वो दूर करने का प्रयास मैं करूंगा एक वीडियो बना करके, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। तो अगर देखा जाए तो सैलरी वाइज अगर देखा जाए तो जॉब अच्छी है भाई, 36,000 प्लस से कम मिनिमम सैलरी है ही। और बस यहाँ पे बस वैकेंसीज का आपके रीजन के अनुसार है कि आप अगर सही जगह पे पोस्टिंग पाना चाहते हैं, वहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं ठीक ठाक है, आप अच्छी तैयारी कर लीजिए तो इसमें आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पे जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, फिर आगे आप बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि लेवल भी तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 8th लेवल तक की यहाँ पे जॉब है। तो ठीक ठाक यहाँ पे आपको नौकरी मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।